तो अब हम ब्रोंकियल अस्थमा के बारे में देखेंगे। तो ये एक डिजीज है पैथोलॉजी का, ब्रोंकियल अस्थमा। तो सबसे पहला चीज इसका डेफिनेशन देखेंगे। तो इट इज ए क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज। क्या है? क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज ऑफ एयरवे। क्रोनिक डिजीज है यानी कि वो धीरे धीरे प्रोग्रेस होता है। इन्फ्लामेटरी डिजीज है तो हमें समझ सकते हैं कि किधर तो इन्फ्लामेशन आता है। डिजीज ऑफ एयरवे यानी कि जो एयरवे होता है, जो ट्रैकिया से लेके एल्वियोलस तक का जो एयरवे होता है, वहां पे इन्फ्लामेशन होना। इन्फ्लामेशन होने की वजह से एयरवे में ल्यूमेन का साइज कम हो जाता है और उस कंडीशन को भी हम कहते हैं ब्रोंकियल अस्थमा। लेकिन chronic inflammatory disease of airway associated with airway hyper response, कैसे? एयरवे का हाइपर रिस्पॉन्स देखने मिलता है। यानी कि किसी भी एलर्जिन से या किसी तरह के वायरस से अगर सेंसिटिव होगा पेशेंट, तो एयरवे में वो इन्फेक्शन या फिर वो पॉल्यूटेंट जाने की वजह से हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस देखने मिलता है। यानी कि कोई एलर्जिन है या कोई वायरस है तो उसकी वजह से क्या होगा, जो बॉडी होता है, बॉडी में कुछ रिएक्शंस होते हैं जिसकी वजह से ब्रोंकियल वॉल थिकनिंग होने लगता है, लीडिंग टू रिकरेंट एपिसोड ऑफ wheezing, breathlessness, chest tightness, cough and it vary in intensity। तो ब्रोंकियल अस्थमा में क्या होता है कि क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज है जिसमें इन्फ्लामेशन होता है एयरवे का, लेकिन वो कब होता है? जब पेशेंट किसी एलर्जेन यानी कि पोलन ग्रेन, डस्ट, फ्यूम्स इसके कांटेक्ट में आता है या फिर वायरस के कांटेक्ट में आने की वजह से क्या होता है, तो एयरवे इन्फ्लामेशन होता है, एयरवे का इन्फ्लामेशन होता है और उसकी वजह से क्या होता है, रिकरेंट एपिसोड आते हैं। रिकरेंट एपिसोड जब जब वो एलर्जेन के कांटेक्ट में आएगा तब तक उसे ब्रेथलेसनेस होगा, व्हीजिंग साउंड आएगा, चेस्ट में टाइटनेस लगेगा और कफ आएगा, जिसका इंटेंसिटी वेराई करता है। यानी कि जिस अमाउंट में एलर्जन है उस अमाउंट में उसका इंटेंसिटी भी होगा। विथ टाइम वो कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन को हम कहेंगे ब्रोंकियल अस्थमा। यानी कि क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज ऑफ एयरवे एसोसिएटेड विथ एयरवे हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस लीडिंग टू रिकरेंट एपिसोड ऑफ व्हीज, breathlessness, air tightness, chest tightness and cough and it vary in intensity। अगर हम इडियोपैथोजेनेसिस देखेंगे या फिर कॉजेज देखेंगे तो कॉजेज में दो तीन तरह से डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले को हम बोलेंगे एक्सट्रेंसिक अस्थमा, दूसरा इंट्रेंसिक अस्थमा और तीसरा होता है मिक्स्ड अस्थमा। तो एक्सट्रेंसिक अस्थमा में देखेंगे तो एक्सट्रेंसिक अस्थमा जो होता है वो मोस्ट प्रोबेबली कॉमन टाइप का है जो चाइल्डहुड से ही होता है, मतलब बचपन से ही ये होता है। इसमें क्या होता है, हाइपर सेंसिटिव टू एलर्जिन हमें देखने मिलता है, या यानी कि हम कह सकते हैं पोलन ग्रेन्स हो गया, पोलन ग्रेन्स हो गए या फिर डस्ट हो गए या किसी भी चीज से, इसे हम एलर्जन कहेंगे, इससे सेंसिटिव होते हैं पेशेंट। तो हाइपर सेंसिटिविटी टू एलर्जन, उसके वजह से क्या होगा, जब भी ये एलर्जन के कांटेक्ट में आएंगे तो बॉडी में इम्यूनोग्लोबिन ई जो होता है वो बढ़ने लगेगा। और अगर हम स्किन टेस्ट करके देखेंगे वो एलर्जन से, तो पेशेंट का स्किन टेस्ट है पॉजिटिव आएगा, स्किन टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आएगा। और इस कंडीशन में हमें आईजीई मीडिएटेड टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन देखने मिलता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही वो पेशेंट किसी एलर्जन के कांटेक्ट में आ गया है जो उसके बॉडी के लिए सूटेबल नहीं है, तो वो क्या करेगा, आईजीई इम्यूनोग्लोबिन ई को बढ़ाएगा। वो बढ़ाने की वजह से क्या होगा, पेशेंट को ये सब कंडीशंस देखने मिलेंगे, कफ, ब्रेथलेसनेस, ये सब। तो इसे हम कहेंगे टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। यानी कि इमीडिएटली आईजी जैसे ही एलर्जन के कांटेक्ट में आएगा वैसे ही आईजीई बढ़ने लगेगा और उसकी वजह से हमें ब्रोंकियल या फिर जो ब्रोंकियल वॉल थिकनिंग देखने मिलेंगे। तो इमीडिएट जो रिस्पॉन्स होता है विद एलर्जन उसे हम कहेंगे टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। तो एक्सट्रेंसिक अस्थमा कैसा होता है, ये कॉमन टाइप का है, चाइल्डहुड से होता है,
हाइपर सेंसिटिविटी टू एलर्जन, किसी एलर्जन की सेंसिटिविटी की वजह से होता है। इसमें क्या होता है, तो IgE लेवल बढ़ने लगता है, इम्यूनोग्लोबिन ई, और स्किन टेस्ट अगर उसी एलर्जन से करके देखेंगे तो पॉजिटिव आएगा। उसके बाद उसमें IgE मीडिएटेड टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन देखने मिलता है। इसमें भी अगर हम देखेंगे तो एक्यूट रिस्पांस में क्या देखने मिलेगा, अगर किसी एलर्जन के कांटेक्ट में आते हैं तो एक्यूट रिस्पांस क्या देखने मिलेगा। तो एक्यूट रिस्पांस में अगर कोई एलर्जन है, यानी कि हम कह सकते हैं पोलन ग्रेन या डस्ट, किसी के भी कांटेक्ट में अगर आते हैं, एलर्जन के कांटेक्ट में आते हैं, तो वो क्या करेगा, सेंसिटाइज करेगा इम्यूनोग्लोबिन ई को, जो कि प्रेजेंट होता है मास्ट सेल पे, मास्ट सेल पे प्रेजेंट होता है। इसको एक्टिवेट करने के बाद मास्ट सेल क्या करेगा, रिलीज करेगा हिस्टामाइन, ल्यूकोटेरिन्स, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर्स और ये प्रोस्टाग्लैंडिन, जो कि इन्फ्लामेटरी रिस्पांस क्रिएट करते हैं। तो मास्ट सेल क्या करेगा, रिलीज करेगा हिस्टामाइन, ल्यूकोट्राइन्स, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर्स और प्रोस्टाग्लैंडिन, जिसकी वजह से क्या होगा, ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन देखने मिलेगा, म्यूकस सिक्रीशन देखने मिलेगा और एक्यूमुलेशन ऑफ ईसिनोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स देखने मिलेंगे। तो कोई भी एलर्जन अगर बॉडी में आया, उसकी वजह से क्या होगा, IgE सेंसिटाइज हो जाएगा, मास्ट सेल को एक्टिवेट करेगा। मास्ट सेल क्या करेगा, उससे क्या लड़ने के लिए वहां पे हिस्टामाइन, ल्यूकोटेरिन्स और प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर प्रोस्टाग्लैंडिन सीक्रेट करेगा। तो वो क्या करेंगे, जाके ब्रोंकस का कॉन्स्ट्रिक्शन करेंगे, म्यूकस एक्सेसिव सीक्रेट करेंगे और वहां पे जो हमारे सोल्जर्स है ईसिनोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स वहां पे आके बैक्टीरिया को किल करेंगे। तो ये सब चीज हमें देखने को मिलेगा। उसके वजह से क्या, हमें कुछ सिम्टम्स देखने मिलेंगे, जिसको हम कहते हैं ब्रेथलेसनेस, कफ, ये सब हमें देखने मिलेगा। तो ये हो गया इसका एक्यूट रिस्पॉन्स। लेट रिस्पॉन्स में क्या होता है, लेट मैनिफेस्टेशन थोड़ा थोड़ा देखने मिलता है, यानी कि माइल्ड ब्रेथलेसनेस थोड़ा थोड़ा उनको रहेगा ही, कुछ काम करने की वजह से, थोड़ा सा एक्सर्शन करने की वजह से वो बढ़ भी सकता है। तो इडियोपैथोजिनोसिस में सबसे पहला है एक्सट्रेंसिक अस्थमा, दूसरा जो है उसे कहते हैं इंट्रेंसिक अस्थमा। इसमें क्या होता है, फैमिली हिस्ट्री कोई भी नहीं होता अस्थमा का, ना ही IgE इंक्रीज होता है और ना ही उनका स्किन टेस्ट पॉजिटिव आता है, सभी चीज नेगेटिव या नॉर्मल होता है। लेकिन पेशेंट को लेट डेवलप होता है यूरिनरी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन किसी भी वायरस की वजह से, और उसके बाद उसको ये सब सिम्टम्स देखने स्टार्ट होते हैं। तो ये लेट फेज में स्टार्ट होता है, ये एडल्टहुड में स्टार्ट होता है, जिसके अंदर बाकी सब नेगेटिव हिस्ट्री होती है, लेकिन अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन कभी ना कभी होता है वायरस की वजह से, और उसके वजह से हमें ब्रोंकियल अस्थमा देखने मिलता है। और थर्ड है मिक्स्ड अस्थमा। इसमें हम जस्टिफाई नहीं कर पाते कि किस वजह से हुआ है, जिसमें दोनों चीज के सिम्टम्स प्रेजेंट होते हैं, तो उसे हम कहते हैं मिक्स्ड अस्थमा। तो कॉजेज में अगर हम देखेंगे तो एक्सट्रेंसिक अस्थमा, इंट्रेंसिक अस्थमा और मिक्स्ड अस्थमा हमें देखने मिलते हैं। कोई भी अस्थमा होगा, लेकिन अगर कोल्ड होता है, एक्सरसाइज करते हैं या फिर इमोशनल स्ट्रेस में होते हैं, तो अस्थमा कभी भी बढ़ता है, यानी कि प्रेसिपिटेट होता है। ये चीजों की वजह से, कोल्ड की वजह से, एक्सरसाइज की वजह से या फिर इमोशनल स्ट्रेस की वजह से अस्थमैटिक अटैक या एपिसोड रिकरेंटली आते हैं या बढ़ते रहते हैं। तो ये देखा हमने डेफिनेशन और इडियोपैथोजिनोसिस। अब हम देखेंगे मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स क्या देखने मिलते हैं। तो मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स में सबसे पहला हमें देखने मिलेगा लंग्स आर ओवर डिस्टेंडेड। तो अगर हम अस्थमैटिक पेशेंट का लंग्स देखेंगे तो उसका लंग जो होगा वो कुछ इस तरह से होगा। मतलब ये ओवर डिस्टेंडेड लंग होगा, जो पूरी तरह से अगर हम देखेंगे तो ब्लैकिश कलर का दिखेगा। तो साइज हाइपर इन्फ्लेटेड और ओवर डिस्टेंडेड लंग्स हमें देखने को मिलेंगे। दूसरा चीज देखने को मिलेगा ऑक्लूजन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। तो म्यूकस सिक्रीशन की वजह से ऑक्लूजन होगा ब्रोंकाई का और ब्रोंक्यूल्स का। इसके बाद माइक्रोस्कोपिक फीचर्स देखेंगे तो हमें देखने मिलेगा कर्शमैन स्पाइरल।
क्या देखने मिलेगा? कर्ल्समैन स्पाइरल देखने मिलेगा। तो कर्ल्समैन स्पाइरल क्या होता है? तो वो एक स्पाइरल शेप जो होता है वो म्यूकस प्लग होता है। स्पाइरल शेप म्यूकस प्लग होता है जो सब म्यूकोजल एपिथेलियम होता है वहां पे प्रेजेंट होता है, तो उसको हम कहेंगे कर्ल्समैन स्पाइरल। दूसरा चीज देखने मिलेगा चेरकोट लेडेन क्रिस्टल। ये कुछ अमाउंट के क्रिस्टल है जो कि ईसिनोफिल प्रोटीन से बाउंडेड रहते हैं, और ये हमें देखने मिलता है अस्थमा या फिर पैरासाइटिक इन्फेक्शन में। ये कुछ अमाउंट के क्रिस्टल होते हैं जिसे हम कहते हैं चेरकोट लेडिन क्रिस्टल, जो कि कंपोज्ड होता है ईसिनोफिल प्रोटीन से, और जो पाया जाता है अस्थमा में, और कोई भी पैरासाइटिक इन्फेक्शन होगा उसमें हमें ये सब देखने मिलता है। उसके साथ साथ हमें ब्रोंकियल वॉल थिकनिंग देखने मिलेगा, जो ब्रोंकस है उसका वॉल थिकन दिखेगा। इन्फ्लामेटरी इनफिल्ट्रेट, तो जैसे ही कुछ एलर्जेंस आते हैं या वायरसेस आते हैं तो उसको किल करने के लिए इन्फ्लामेटरी साइटोकाइनिन्स रिलीज होते हैं, तो उसके साथ साथ हमें इन्फ्लामेटरी इनफिल्ट्रेट देखने मिलेंगे, और ईसिनोफिल्स और प्लाज्मा सेल्स भी इनफिल्ट्रेट होते हैं, तो ईसिनोफिल्स और प्लाज्मा सेल्स भी देखने मिलते हैं। फिर चेंजेस इन ब्रोंकाइटिस एंड एम्फाइजीमा, आगे जाके चेंज हो सकते हैं, ब्रोंकाइटिस भी हो सकता है और एम्फाइजीमा भी हो सकता है पेशेंट को। तो माइक्रोस्कोपिक फीचर्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है, एक तो कर्ल्समैन स्पाइरल देखने मिलेगा, दूसरा चेरकोट लेडिन क्रिस्टल्स, तीसरा ब्रोंकियल वॉल थिकनिंग एंड इन्फ्लामेटरी इनफिल्ट्रेट, और उसके साथ साथ चेंजेस इन दी ब्रोंकाइटिस एंड एम्फाइजीमा में सुपरविन, आगे जाके ब्रोंकाइटिस या एम्फाइजीमा होने के चांसेस होते हैं। क्लिनिकल फीचर्स में अगर हम देखेंगे तो क्या देखने मिलेगा? एक्यूट एक्साबरेशन, मतलब कि जैसे ही एलर्जिन के कांटेक्ट में आएंगे तो इनका जो पेशेंट का कंडीशन है वो खराब होते जाएगा, यानी कि पेशेंट को ब्रेथलेसनेस होगा, कफ होगा, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होगी, ये सब चीज देखने मिलेगा। तो डिस्निया देखने मिलेगा, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, कफ, एक्सेसिव कफ प्रोडक्शन, और ब्रोंकियल वॉल जो होता है, ब्रोंकियल वॉल जो होता है वो थिकनिंग होने की वजह से व्हीजिंग साउंड हमें सुनने को मिलेगा। ये जो अटैक है वो कुछ मिनट से लेके कुछ आवर्स तक हमें देखने मिलेगा, जो कि अगर हम ब्रोंकोडायलेटर्स वगैरह का यूज अगर करते हैं तो इससे रिलीफ हो सकता है, स्टीरॉयड का यूज करते हैं तो इससे रिलीफ हो सकता है, नहीं तो इसके अटैक्स जो होते हैं वो फ्यू मिनट से लेके कुछ घंटों तक रहते हैं, जब तक वो एलर्जन हमारे बॉडी में होता है तब तक। अगर मेडिकेशन देने के बाद भी अटैक आ रहा है तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? स्टेटस एस्थमेटिकस। क्या कहेंगे? स्टेटस एस्थमेटिकस। इसमें क्या होता है? तो इसमें हमें टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर देखने मिलता है, टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर देखने मिलता है, जिसके अंदर क्या होता है? ऑक्सीजन का लेवल बॉडी में जो है वो कम हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बॉडी में बढ़ जाता है। क्या होता है? ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, जिसे हम कहेंगे हाइपोक्सीमिक, एंड कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं हाइपरकैपनिया। तो अगर ब्रोंकियल अस्थमा किसी भी मेडिकेशंस देने के बाद भी ठीक नहीं होता, वर्स हो जाता है कंडीशन, तो उसको हम कहते हैं स्टेटस अस्थमेटिकस। वो एक टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर है जिसके अंदर ऑक्सीजन का लेवल कम होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल क्या होता है? बॉडी में बढ़ने लगता है। अगर हम ब्लड लेके देखेंगे तो ब्लड में ईसिनोफिल्स का काउंट ज्यादा दिखेगा, और अगर हम स्पूटम का डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे तो उसमें हमें कर्ल्समैन स्पाइरल और चेरकोट लेडिन क्रिस्टल्स देखने मिलेंगे। उसके बाद अगर क्रॉनिक केस है तो उसमें हमें कॉल पल्मोनेले देखने मिलेगा, यानी कि राइट साइड का जो हार्ट है वो एनलार्जमेंट हमें देखने मिलेगा, राइट हार्ट जो है वो एनलार्ज हमें देखने को मिलेगा। तो अगर क्रॉनिक केस होगा तो कॉल पल्मोनेले देखने मिलेगा। तो क्लिनिकल फीचर्स में क्या क्या है? एक्यूट एक्साबरेशन, यानी कि अचानक से एलर्जन के कांटेक्ट में आते ही पेशेंट का कंडीशन खराब होने लगेगा। डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, कफ और व्हीजिंग साउंड सुनने मिलेंगे।
ये कुछ मिनट से लेके कुछ घंटों तक इसका असर रहता है। अगर कुछ मेडिकेशंस देने के बाद भी ये रिलीफ नहीं होता तो इसे हम कहते हैं स्टेटस एस्टमेटिकस, जो कि है टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर, जिसमें ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो है वो बढ़ने लगेगा। तो इसमें कैसे होता है कि अगर ये ब्रोंकियल वॉल का थिकनिंग हुआ है और यहाँ पे है एल्वियोलाई, तो यहाँ से ऑक्सीजन जो है O2 जो है वो फोर्सफुली अंदर की तरफ आ जाएगा, लेकिन जब बाहर जाने का टाइम होगा कार्बन डाइऑक्साइड का तो वो पूरी तरह से एक्सपायर नहीं हो पाके यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड कुछ अमाउंट में रह जाएगा, फिर से दूसरा ऑक्सीजन आएगा, उस हिसाब से जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका लेवल क्या होगा, एल्वियोलाई में बढ़ने लगेगा और ऑक्सीजन का लेवल कम होने लगेगा। तो इस कंडीशन को स्टेटस एस्थमेटिकस भी कहते हैं। ब्लड में अगर देखेंगे तो ईसिनोफिल्स काउंट बढ़ा देगा, और स्पूटम टेस्ट करेंगे तो कर्शमैन स्पाइरल और चेरकोट लेडिंस क्रिस्टल्स ये दोनों देखने को मिलेंगे। और अगर क्रॉनिक केस होगा तो उसमें कॉल पल्मोनेले देखने मिलेगा, जिसमें राइट साइडेड हार्ट एनलार्जमेंट होगा। तो ये सब चीज हमने ब्रोंकियल अस्थमा के बारे में देखा है। सबसे पहले डेफिनेशन, इट इज अ क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज ऑफ एयरवे एसोसिएटेड विद एयरवे हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस लीडिंग टू रिकरेंट एपिसोड ऑफ व्हीज, ब्रीदिंग, चेस्ट टाइटनेस, कफ एंड विच वेराई इन इंटेंसिटी। दूसरा इडियोपैथोजिनोसिस हमने देखा, जिसमें एक्सट्रेंसिक अस्थमा, इंट्रेंसिक अस्थमा और मिक्स्ड अस्थमा देखा। मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स, माइक्रोस्कोपिक फीचर्स, क्लिनिकल फीचर्स फिर देखे, जिसमें एक्यूट एक्साबरेशन, डिस्निया, कफ, वीजिंग विच लास्ट फॉर फ्यू मिनट टू फ्यू आवर्स। स्टेटस एस्थमेटिकस के बारे में पढ़ा, ब्लड शोज इंक्रीज्ड ईसिनोफिल्स एंड क्रॉनिक केस शोज कॉल पल्मोनेले।